बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जेहलम से 3 घंटे की मुसाफत पे एक छोटा सा गांव टीला जोगिया है। क़याम पाकिस्तान से कबल इस टीले पे गुरु नाथ के जोगियों की अक्सरियत आबाद थी, इसलिए टीले का नाम टीला जोगिया पड़ गया। रांझे ने हीर के फिराक में यहाँ काफी अरसा गुजारा। टीला जोगिया से 15 मिनट की दूरी पे चक 35 वाक़े है। आबादी बामुश्किल 15 गढ़ों पे मुश्तमिल है और उन 15 गढ़ों की तवज्जो का मरकज कयूम जोगी का होटल था। सरेशाम होटल के सामने खुली जमीन पे पानी का छिड़काव करने के बाद बेंचों को तरतीब दिया जाता। उन बेंचों के सामने लकड़ी की मेज पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रख दिया जाता। 8 बजे टीवी पे ड्रामा लगता, जिसे देखने के लिए दूर दराज के गाँव से लोग जोगी होटल का रुख करते थे। ये उन दिनों की बात है जब टीवी की नशरियात शाज़ो नातिर देखने को मिलती थी। कयूम का करीबी रिश्तेदार शहर में मुलाजमत करता। उसे जब बैरून मुल्क जाने का मौका मिला, उसने टीवी कयूम को दिया। टीवी खराब था, उसका एंटीना भी टूटा हुआ था, ताहम कयूम ने मामूली खर्च के बाद उसे ठीक करवा लिया। यूं चंद दिनों की मुशक्कत और मुख्तसर रकम खर्च करने के बाद उसके मिनी सिनेमा घर ने इर्द गिर्द के इलाकों में धूम मचा के रख दी। गाँव वाले सरे शाम अपने कामों से फरागत के बाद जोगी होटल का रुख करते और रात गए तक टीवी की खुशरूबा नशरियात से महफूज होते। नशरियात के दौरान चाय का बेदरेग इस्तेमाल होता। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये चाय जोगी होटल से उन्हें दस्तयाब होती थी। ताहम गाँव वालों की अक्सरियत मामूली किसानों और खेतों में काम करने वाले मामूली मजदूरों पे मुश्तमिल थी, इसलिए उधार का खाना भी कमो बेश चलता रहता था। लेकिन गाँव वाले देर सवेर रकम की अदायगी कर दिया करते। टीवी की नशरियात चूँकि 5 बजे के बाद शुरू हुआ करती, इसलिए गांव के किसान भी 5 बजे के बाद होटल का रुख करते। दिन के वक्त काम अमूमन कम होता। इसे दिन के वक्त काम बढ़ाने के लिए छोटे प्रोजेक्टर की जरूरत थी, लेकिन उसकी खरीदारी के लिए तगड़ी रकम की जरूरत थी। वो रकम पसे अंदाज कर रहा था। इसके अलावा गाँव की औरतें और लड़कियां मुनासिब जगह न होने की वजह से होटल की तरफ आने से गुरेज करती थी। वो उनके लिए अलहदा जगह की तकमील के लिए पैसा जोड़ रहा था। उन्हीं दिनों टीला जोगिया से एक कमसिन लड़के ने जोगी होटल आना शुरू किया। वो अपने चेहरे को स्याह कपड़े में छुपाए पिछले बेंचों में अलग थलग बैठने की कोशिश करता। हरचंद के उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती, ताहम न जाने क्यों कईयों को उसकी हरकत मशकूक मालूम पड़ती थी। गांव वालों में अक्सरियत की कोशिश ये होती कि वो अगली नशिस्त पे कब्जा करने की कोशिश करें, लेकिन लड़का पिछले बेंचों का इंतखाब करता। इसके अलावा अगस्त के खबस आलू दिन होने के बावजूद भी वो चेहरे को स्याह कपड़े में पोशीदा रखता था। कयूम चक 35 के अलावा इर्द गिर्द गाँव के तमाम रिहायशों से वाकफियत रखता था, लेकिन लड़के की शख्सियत से वो बिल्कुल नावाकिफ था। टीवी ड्रामा शुरू होने के बाद वो लड़का निहायत इन्नाक के साथ माहौल से लाताल्लुक होके बैठ जाता। कयूम चाय बनाते हुए उसके सरापे का जायजा लेता रहता। एक दिन ड्रामा शुरू होने के बाद उसने तजस्सुस से मजबूर होके लड़के के बेंच का रुख किया। उससे मुखातिब होते हुए पूछा, चाय भिजवाऊं? मैंने अभी अभी तैयार की है। लड़के ने जवाब देने की बजाय इनकार में सर हिलाया। कयूम ने दोबारा पूछा, इर्द गिर्द के तमाम गाँव वालों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं। लगता है कहीं दूर से आते हो। लड़के ने गूंगा करते हुए खाद को निचाया और उसे बताने की कोशिश की कि वो गूंगा है। कयूम को निहायत अफसोस हुआ, ताहम ये अफसोस उस वक्त खत्म हुआ जब उसने लड़के की गैर मामूली लंबी और मेहरूती उंगली में सुर्ख रंग की नफीस अंगूठी की मुख्तसर झलक देखी। अंगूठी काबिले हसीन और काफी महंगी थी। इसकी खूबसूरती और कीमत से बाला नजर उसे हैरत इस बात पे महसूस हो रही थी कि वो जनाना अंगूठी थी, और इसकी मेहरूती उंगलियां इस बात का इजहार कर रही थी कि वो लड़का नहीं बल्कि कमसिन लड़की थी। ड्रामे का वक्फा खत्म होने वाला था। एक किसान ने उसे चाय लाने के लिए कहा और वो वापस लकड़ियों पे दहकते हुए चाय के देगचे की तरफ चला आया। ताहम उसका दिमाग अब भी मेहरूती उंगली में पहनी अंगूठी में उलझा हुआ था। कोई भी लड़का जमाना अंगूठी पहनने की कोशिश नहीं कर सकता था। वो यकीनन लड़की थी, लड़का नहीं, और अपनी हैसियत को छुपाने के लिए गूंगा बनने का डोंगट रचा रही थी। आवाज बदलना हर किसी के बस की बात नहीं। ये तदबीर काबिले तारीफ थी।
9 बजे ड्रामा खत्म हुआ और कई लोगों के दरमियान वो पुरअसरार लड़की भी उठ के निकाहों के सामने से ओझल हो गई। दूसरी रात भी लड़की ने जोगी होटल का रुख किया। हस्बे मामूल वो सबसे पिछले बेंच पे अकेली बैठ गई और निगाहें टीवी पे मरकूज कर दी। चाय का दौर चलने लगा। गांव के थके हुए किसान अपनी थकन को दूर करने के लिए चाय का बेदरेक इस्तेमाल कर रहे थे। ड्रामा शुरू होने में अभी चंद मिनट बाकी थे। कयूम ने उठ के भाड़ा वसूल करना शुरू किया। फी बंदा 15 रुपया, चाय के पैसे अलग। कुछ ने रकम की अदायगी की, कुछ ने उधार किया। कयूम उधार वाली कॉपी हाथों में थामे हुए था। वो उधार वाले का नाम बमा रकम लिखने के बाद आगे बढ़ जाता। आखिरी रो तक पहुँचते पहुँचते उसके पास काफी पैसे जमा हो गए। आज किसानों की तादाद मामूल से कुछ ज्यादा थी। पुरअसरार लड़की से किराया वसूल करने के फौरन बाद ड्रामे का आगाज हुआ और किसान खामोशी के साथ ड्रामा देखने लगे। कयूम की नजरें लड़की के चेहरे पे मरकूज थी। वो काली चादर के नीचे शलवार कमीज पहने हुए थी। वक्त चींटी की रफ्तार से गुजरने लगा। जोगी होटल के सामने से ट्रेन की डबल पटरी गुजरती थी। 8:30 बजे के करीब सुपर एक्सप्रेस क्रॉस की नियत से जोगी होटल के करीब बिल्कुल सामने रुकी। मुसाफिरों का हजूम होटल पे टूट पड़ा। कयूम से काम संभाले नहीं समझ रहा था। कुछ ही देर में चाय और बिस्किट खत्म हुए। वो हिस्ब मातकदम के तौर पे पत्ती, चीनी और दूध का जहीरा होटल में रखता था, लेकिन उस रात खिलाफे मामूल नहीं था। मजबूरन उसे ग्राहकों को नजरअंदाज करना पड़ा। सुपर एक्सप्रेस का गार्ड सब कुछ देख रहा था। उसने आगे बढ़ के कयूम से पूछा, क्या तुम्हारे पास टीवी का लाइसेंस है? कयूम ने परेशान लहजे में पूछा, जनाब मेरा टीवी साल खुर्दा है। महीने में 2 दफा तो मुझे इसकी मरम्मत पे खर्चा करना पड़ता है। आमदन इतनी नहीं होती कि मैं लाइसेंस बचा सकूं। गार्ड तंजिया लहजे में बोला, तो तुम्हारे ख्याल में साल खुर्दा टीवी पे लाइसेंस लागू नहीं होता, ठीक है। तुम्हारा होटल रेलवे की जमीन पे वाक़ है, इसका इजाजतनामा दिखाओ। कयूम बगले झांकने लगा। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, यानी सब कुछ गैर कानूनी है। तुम्हें मालूम है मिनी सिनेमा घर में नाबालिग बच्चों का दाखिला ममनू होता है। मुझे यहाँ काफी तादाद बच्चों की दिखाई दे रही है। मैं हुकाम वाला को रिपोर्ट कर देता हूँ। तुम्हें जेल तो जाएगी, जुर्माना अलग भरना पड़ेगा। कयूम ने रोने वाले लहजे में इल्तिजा की, जनाब मुझ पे रहम कीजिए, मैं कल ही टीवी को शहर लेकर बेच दूंगा। रही होटल की बात, तो इसके लिए मैंने रेलवे हुकाम को दरखास्त दी है, जल्दी मंजूर हो जाएगी। गार्ड ने पूछा, टीवी से कितना कमा लेते हो? झूठ मत बोलना, वरना अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करके रेलवे थाने बंद करा दूंगा। कयूम ने कुछ देर सोचने रहने के बाद जवाब दिया, 1000 रुपया महीना, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं होता। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, अगर महीने के 800 रुपए मेरे पते पे अरसाल करो तो तुम्हारी तमाम झंझट से जान छूट सकती है। तुम्हारे लिए 200 रुपया महीना और होटल का मुनाफा काफी है। बसूरत दीगर जेल और जुर्माना तो होगा, इसके अलावा भी तुम्हें रेलवे की जमीन को खाली करते हुए होटल को बंद करना होगा। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है, सोच समझ के जवाब देना। मैं जल्दी तुमसे दोबारा राब्ता करूंगा। और हाँ, शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी ग्राहक को टीवी देखने की इजाजत मत देना, वरना इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गार्ड उसे हक्का बक्का छोड़ के ट्रेन की तरफ चला गया और कयूम सोचने लगा, 800 रुपए महीना देने के बाद इसके पास निहायत मुख्तसर रकम बच जाएगी। प्रोजेक्टर का हाथ अधूरा रह जाएगा। औरतों के लिए जगह के इंतजाम को भी पसे पर्दा रखना होगा, लेकिन मजबूरी थी, उसे ये सब कुछ करना ही था। ये भी हो सकता था कि गार्ड की नीयत सिर्फ डराने धमकाने की हद तक महदूद हो और वो शहर जाने के बाद वाक़े को भुला दे। ताहम शनाख्ती कार्ड वाली बात पे अमल दरामद होना जरूरी था। रात को 12 बजे के करीब उसने होटल को बंद किया, घर आया। गुज़िश्ता साल उसकी बीवी बीमार होने के बाद मर गई थी, इसलिए घर का तमाम काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। उसने दोपहर की बनी हुई दाल गरम की, रोटी खाने के बाद सोने के लिए लेटा। दूसरी रात से उसने गार्ड की हिदायत पे अमल करना शुरू किया। वो बेंचों की तरफ जाने वाले हर किसान से शनाख्ती कार्ड तलब करता। किसान पहले तो खैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते रहे, फिर तलख लहजे में दरियाफ्त करते। कयूम इन्हें गार्ड की हिदायत से मुतले करता। गांव वालों के पास शनाख्ती कार्ड शाज़ो नादर ही होता था। जिसके पास होता वो दिखा देता और जिसके पास नहीं वो बुरा भला कहने के बाद वापस चला जाता। 7:45 बजे के करीब बेंच पे सिर्फ 10 ऐसे अफराद बैठे थे, जिनमें से सिर्फ 2 चाय पीने वाले और टाइम पास के लिए आए थे। 8 बजने में 5 मिनट कबल पुरअसरार लड़की ने जोगी होटल का रुख किया। कयूम के चेहरे पे परेशानी के तासुरात पैदा हुए, ताहम उसने हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ के उससे शनाख्ती कार्ड मांगा। लड़की ने ना समझने वाले अंदाज में होंकू की तरह उसकी तरफ देखा। कयूम ने उसे बताया, गवर्नमेंट का शनाख्ती कार्ड के बगैर टीवी देखने पे पाबंदी आयद कर दी है। अगर तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है तब तो सब ठीक है, बसूरत दीगर मैं मुआफी चाहता हूँ। इसके बगैर टीवी देखना अब मुमकिन नहीं।
लड़की ने गुआ करते हुए उसे कुछ समझाने की कोशिश की। उसके इशारे कयूम की समझ से बालातर थे, इसलिए उसने हाथ उठाते हुए उसे खामोश रहने के लिए कहा। फिर गुस्से वाले लहजे में कहा, गार्ड की हिदायत पे अमल करना मेरे फराइज में शामिल है। ये जमीन रेलवे की मलकियत है और मेरे पास होटल चलाने का इजाजतनामा नहीं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। शनाख्ती कार्ड के बगैर तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता। लड़की ने अंगूठी निकाली, उसके हाथ में थमाई और फिर मुल्तजाना निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए दोबारा हुआ शुरू कर दी। कयूम ने अंगूठी का मुआयना किया। वो खालिस सोने की बनी हुई थी और भारी मालियत की दिखाई देती थी। वो इसे बेच के होटल के लिए जमीन खरीद सकता था। अगर जमीन अपनी हो तो रेलवे का कोई अफसर इस पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन ये भी हो सकता था कि लड़की ने अंगूठी इसे गिरवी रखने की नीयत से दी हो। उसने लड़की की तरफ देखते हुए सवालिया नजरों से पूछा, क्या ये सोने की है? लड़की ने इकरार में सर हिलाया। इसकी कीमत हजारों में है। अगर तुम ये मुझे दे रही हो तब तक मैं तुम्हें बखुशी टीवी देखने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन इसे वापस मांगने की भूल नहीं करना। लड़की ने अचानक उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा। उसके नर्मो गुदास हाथों के लम्स को महसूस करके कयूम को अपने जिस्म में करंट तोड़ने की कैफियत महसूस होने लगी। उसकी आंखें खलकों से बाहर आई, सांस सीने में अटकने लगा। इस कैफियत को लड़की की करहत और मर्दाना आवाज ने सबूतास करके रख दिया। वो खैरत अंगेज तौर पे एकदम बोलने लगी, तुम अंगूठी को बेचकर जो भी करते हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं सिर्फ टीवी देखना चाहता हूँ और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कयूम की जुबान गिंग होके रह गई। सोचने समझने की हिस्स में मफकूत हो गई। लड़की दोबारा बोली, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बहालते मजबूरी बोलना पड़ा। मैं तुम्हारे मुतालिक अपने शोहर से बात करूंगी। उसने मुसक्कर से यकलहत मोनस का सहारा लिया, फिर चेहरे से निकाब को उलट दिया। कयूम तकरीबन बेहोश होते होते बचा। हुस्नो खूबसूरती का लाजवाब मजमुआ उसके सामने खड़ा था। आंखें गुलाबी, चेहरा नूरानी, होंठ याकूती और सरदर्द। लेकिन इस सब सफात पे पानी फेरती उसकी मर्दाना आवाज कयूम हैरान रह गया। लेकिन लड़की चादर दोबारा लपेटते हुए बोली, मेरे शोहर की रेलवे हुकाम में काफी जान पहचान है। वो तुम्हें होटल के लिए बआसानी जमीन अलाट करवा देगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं टीवी देखने के लिए यहाँ आती हूँ। कयूम ने इकरार में सर हिलाते हुए उसे बेंच पे बैठने की इजाजत दी। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन रात को होटल पे रेलवे पुलिस का छापा पड़ा। उन्होंने न सिर्फ कयूम को गिरफ्तार किया, बल्कि शनाख्ती कार्ड की मुख्तलिफ चेकिंग के दौरान लड़की को भी धर लिया। कयूम ने पहले पहल पुलिस वालों को मिन्नत समाचर की। जब बात बनती दिखाई न दी तो फिर जेब में से सोने की अंगूठी निकाल के उनके हाथों में रख डाली। पुलिस वालों की आंखें हैरत के मारे फटने लगी। उनमें से एक बोला, ओए तेरे पास इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से आई? ये तो हजारों की मालियत दिखाई देती है। कयूम फहरिया लहजे में बोला, ये मेरे दादा की अंगूठी है। वो बहुत बड़ा जागीरदार था। आप इसे रख लें और हम दोनों को छोड़ दें। पुलिस वाले ने उसे गर्दन के पास से थामा और पुलिस वैन की तरफ धकेलते हुए बोला, तेरे दादा की जागीर के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। उनके होने के बावजूद भी तेरे होटल की कमाई मेरे ख्याल में जागीर के मुनाफे से बहुत ज्यादा है। इसलिए तू जागीर के मामला संभालने की बजाय होटल में खुज्जल खार होता फिर रहा है। फिर इन तीनों को वैन में बिठाया गया और वैन शहर की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी के अंदर कयूम और पुरअसरार लड़की के अलावा 2 पुलिस के सिपाही हाथों में राइफल थामे बैठे थे। कयूम के चेहरे पे परेशानी के तासुरात थे। मामला उसकी सोच से बालातर था। वो गार्ड से मुआयदा करने के बावजूद अपनी गिरफ्तारी की वजह को समझने से कासिर था। 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वैन सड़क के किनारे रुकी। अगली सीट से दोनों पुलिस एहलकार उतर के पीछे आए। उन्होंने पिछला दरवाजा खोला। कयूम की तरफ देखते हुए कहा, खामोशी के साथ शहर से मुखालिफ तरफ भाग जाओ। सोने की अंगूठी हमारे पास रहेगी। इस अंगूठी के एवज हम थानेदार को बयान देंगे कि तुम दोनों गिरफ्तारी से कबल फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरा पुलिस एहलकार बोला, पुलिस तुम दोनों को शहर में तलाश करेगी, इसलिए कोशिश करना छोटे कस्बों या फिर देहातों की तरफ सफर करना। यहाँ से करीबी रेलवे स्टेशन आधे मील की मुसाफत पे है। तुम दोनों को वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। जितनी दूर भाग सकते हो भागने की कोशिश करो। सुबह तुम दोनों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। वो चारों वैन में बैठ के शहर की तरफ रवाना हो गए। कयूम और पुरअसरार लड़की उन्हें हक्का बक्का दूर जाते देखने लगे। फिर कयूम ने तवील सांस लेते हुए इतराफ का जायजा लिया। रात चांदनी थी। सड़क के दोनों तरफ सरसब्ज खेतों का सिलसिला दूर तक चला गया। खेतों के दरमियान में ट्रेन की पटरी वाक़ई थी और दूर चंद रोशनियां चमकती दिखाई दे रही थी। वो शांति नगर का रेलवे स्टेशन था। रात के 9:15 बजने वाले थे। दूर दूर तक हू का आलम तारी था। रेल की पटरी के साथ बहते हुए जोहर में से मेंढकों के ट्राने की आवाज सुनाई दे रही थी।
कयूम ने लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा, लेकिन लड़की जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। चंद कदम आगे जाने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा। लड़की परेशान नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। कयूम उससे मुखातिब होते हुए बोला, हम वापस चक 35 नहीं जा सकते। सुबह पुलिस वाले हमारी तलाश शुरू कर देंगे। अगर दोबारा गिरफ्तारी से बचना चाहती है तो तुझे मेरे साथ फरार होना पड़ेगा। लड़की मर्दाना आवाज में बोली, मैं वापस हवेली जाना चाहती हूँ। मेरा शोहर टीला जोगिया का जगीदार है, वो पुलिस वालों को खुद ही समझा बुझा लेगा। कयूम चिल्लाते हुए लहजे में बोला, तो उसे क्या बताएगी कि तू रात को अंधेरा हो जाने के बाद टीवी देखने के लिए चक 35 जाती थी और तुझे शनाख्ती कार्ड पास न होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मुकमका करने के बाद शांतिनगर स्टेशन के करीब छोड़ दिया गया। क्या तेरा शोहर इस सच्चाई को कबूल करने के बाद तेरा साथ देगा? लड़की ने परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा। कयूम दोबारा बोला, तेरी बेहतरी इसी में है कि तू चंद दिनों के लिए हवेली से दूर चली जा। हालात बेहतर होने के बाद मैं तुझे वापस टीला जोगिया छोड़ आऊंगा। लड़की ने हिचकिचाते हुए कदम आगे बढ़ाए और कयूम के पीछे चलने लगी। शांतिनगर रेलवे स्टेशन की मुख्तसर इमारत बुकिंग क्लर्क और मास्टर के कमरों पर मुश्तमिल थी। उन दोनों ने टिकट खरीदा, प्लेटफार्म पे रखे हुए बेंच के आगे बैठ गए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कयूम ने पूछा, तेरा नाम क्या है? सुंदरी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। हिंदू है? उसने इस बात में सर हिलाया। और शोहर का नाम क्या है? जानबाज, वो भी हिंदू है। देखो सुंदरी, मुझे नहीं मालूम आगे क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं। तुझे अपने साथ रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तेरे माँ बाप बहन भाइयों में से कोई करीबी गांव में रहता है तो मैं तुझे उनके पास छोड़ के आ सकता हूँ। सुंदरी ने बताया, शोहर के अलावा मेरा कोई नहीं। यूँ समझ कि अब शोहर का रिश्ता भी न होने के बराबर रह गया है। अगर वापस हवेली की तरफ गई तो वो मुझे गोलियों से भून देगा। गाड़ी के विसल की आवाज आई। कयूम ने सुंदरी का हाथ थामा। उसे दोबारा जिस्म में करंट की कैफियत तोड़ती महसूस हुई। सुंदरी ने इतराज नहीं किया। ट्रेन प्लेटफार्म पे आके रुकी। डिब्बे खाली पड़े थे। वो दोनों अपनी सीट पे आके बैठे। रात का खाना वो खा चुके थे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ने प्लेटफार्म को छोड़ा। कयूम ने खिड़की को बंद किया, डिब्बे को अंदर निगाह दौड़ाई। इक्का दुक्का मुसाफिर, जिनमें मर्दों की अक्सरियत थी, दूसरे डिब्बों में बैठे दिखाई दिए। उनका डिब्बा खाली पड़ा था। उसने कांधे पे रखे हुए कपड़े को उतारा और सामने वाली सीट को साफ करने के बाद सुंदरी को उस पे लेटने के लिए कहा। वो खामोशी के साथ वहां लेट गई। कयूम की आंखों से नींद कोसों दूर थी, इसलिए खिड़की के पास बैठने के बाद अगला लाहे अमल के मुतालिक सोचने लगा। उसके पास रकम महदूद थी। अगर खींच तान करके गुजारा करने की कोशिश करता तो हफ्ता निकाल लेता। रिहाइश का मसला अलहदा था। पुलिस वालों के कहने के मुताबिक उसने टिकट दूर दराज के इलाके का लिया, लेकिन वहाँ उसकी जान पहचान न थी। गाड़ी से उतरने के बाद रिहाइश का होना निहायत जरूरी था। वो रकम खर्च करके कमरा किराए पे ले सकता था। ताहम ऐसी सूरत में फिर खाने पीने के लिए रकम बहुत कम बचाती। अगर उसके पास सुंदरी की अंगूठी होती तब उसे किसी बात का गम नहीं होता, लेकिन अंगूठी को पास रखने के बाद पुलिस वालों से छुटकारा मुमकिन नहीं था। ये भी हो सकता है कि सुंदरी के पास इसके अलावा और भी अंगूठी मौजूद हो। इसने सामने लेटी हुई सुंदरी के हाथों का जायजा लिया। वो खाली थे। ताहम तोतिया रंगत वाली सुराहीदार गर्दन में पतली जंजीर दिखाई दे रही थी। हर चमची सोने से बनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस पे सोने का पानी चढ़े होने से कुछ बैद नहीं था। गाड़ी किसी छोटे से स्टेशन पे रुकी। इमारत अंधेरे में डूबी थी। उसने बेजारी के साथ कांधे पे रखे हुए कपड़े से चेहरे को ढांपा और सोने की नीयत से लेट गया। किसी भी मसले का हल तलाश करने का बेहतर अमल उसकी नजर में सब कुछ फरामोश करके सो जाना था। कुछ देर के बाद डिब्बा उसके हराटों की आवाज से गूंजने लगा। उसकी आंख सुबह 8 बजे के करीब खुली। ट्रेन मुख्तसर देहाती स्टेशन पे रुकी। सुंदरी सीट से गायब थी। वो खड़बड़ा के सीट से नीचे उतरा और उसे डिब्बे में तलाश करने लगा, लेकिन वो डिब्बे में नहीं थी। डिब्बे का दरवाजा खुला था। नीचे प्लेटफार्म मौजूद नहीं था, इसलिए उसे छलांग लगा के नीचे उतरना पड़ा। ट्रेन को क्रॉस की नियत से स्टेशन पे रोका गया। स्टेशन से आगे सरसब्ज लामुतनाही खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। उन खेतों के दरमियान पक्की सड़क पे चंद गाड़ियां अनाज की बोरियों से लदी मंडी की तरफ जा रही थी। ऊपर खेतों के सिलसिले के दरमियान स्याह चादर और सूफ शलवार कमीज पहने हुए सुंदरी बुत बनी खड़ी थी। उसी दौरान गूंजदार आवाज के साथ क्रॉस हुआ और दूसरी ट्रेन प्लेटफार्म पे खड़ी हुई। ट्रेन के पीछे से तेज रफ्तारी के साथ गुजरने लगी। कयूम ने खेतों के दरमियान खड़ी हुई सुंदरी की तरफ दौड़ लगाई। उसके चेहरे का रुख मुहालिफ तरफ था और वो खेतों से हटकर दूर बने चंद कच्चे घरों की तरफ देख रही थी। कयूम को अपने पीछे गाड़ी की फिसल की आवाज सुनाई दी। उसने चिल्ला के सुंदरी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, लेकिन वो निहायत इम्ना के साथ घरों की तरफ देख रही थी, इसलिए उसने बिल्कुल तवज्जो ना दी। इसके करीब पहुंचने के बाद कयूम ने उसे कंधे के पास से थामते हुए गुस्से से कहा, गाड़ी रवाना होने वाली है, जल्दी वापस चलो।
सुंदरी ने खड़बड़ा के उसकी तरफ देखा, फिर मर्दाना आवाज में बोली, वो सामने जानमाज का बगर है, हम वहाँ पुलिस वालों की नजरों से छुपके रह सकते हैं। कयूम ने बेचैन नजरों से दूर खड़ी ट्रेन की तरफ देखा, वो बराबर रवानगी की विसल दे रही थी। उसने परेशान लहजे में पूछा, क्या घर खाली है और क्या तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाश करता हुआ घर तक नहीं आएगा? सुंदरी ने उसे बताया ये घर उसकी अयाशु के लिए पोशीदा अड्डे की हैसियत रखता था, लेकिन कुछ अरसा पहले उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसे अयाशु को तर्क करना पड़ा। अब ये घर काफी अरसे से खाली पड़ा है और इसके बारे में उसके खास अफराद के अलावा किसी को मालूम नहीं। ट्रेन ने बाआसकी प्लेटफॉर्म को छोड़ा और आगे रवाना हो गई। अब इसके अलावा कोई चारेकार बाकी नहीं बचा था कि वो सुंदरी की बात को मान लेता। सुंदरी ने उसके हाथ को अपने हाथ में थामा, करंट की कैफियत ने सर उभारा और वो कच्चे धागे में बंधा उसके पीछे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मकानों का वो सिलसिला इकट्ठा नहीं था, बल्कि एक दूसरे से हटके वाक़ था। तादाद कमोबेश 20 के करीब थी। इनसे भी कुछ हटकर दरख्तों के सरसब्ज झुंड के दरमियान सुंदरी के शोहर का घर था। उसकी 4 दीवारी पक्की ईंटों पे मुश्तमिल थी। दरवाजे पे ताला लगा था। सुबह के 8:30 बजने वाले थे। कच्चे मकानों में रहने वाले ज्यादातर अफराद खेतों का रुख कर चुके थे और औरतें घर के कामों में मशगूल थी। सुंदरी ने कयूम को ताला तोड़ने के लिए कहा। उसने आगे पीछे का जायजा लेने के बाद एक मजबूत पत्थर का इंतखाब किया, फिर ताले पे पुल पड़ा। उसे ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ी। कुछ ही देर में सन आलू ताला टूट गया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। उनके सामने ईंटों से बना हुआ सहन था, जिसके कोने में शहतूत का दरख्त लगा हुआ था। सहन के आगे बरामदा था और बरामदे के पीछे 2 कमरे थे। कमरे लॉक थे। कयूम ने तालू को तोड़ा। पहले कमरे में 2 चारपाइयां जिन पे बिस्तर लगे थे, चारपाइयों के पास मूड़ा पड़ा था। दूसरे कमरे में टीन से बने हुए टोंकों में सामान रखा हुआ था। रिहाइश का मसला हल होने के बाद अब कयूम की जेब में मौजूद रकम से हफ्ते के बाद खींच तान के गुजारा किया जा सकता था। सुंदरी ने घर को साफ किया। कयूम खाने पीने का इंतजाम करने के लिए करीबी दुकान की तरफ चला गया। उन्हें वहाँ रहते हुए हफ्ते भर से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इस दौरान जेब में मौजूद रकम खत्म हो गई। गिनती के चंद मकानों के दरमियान जरिए मुआश का इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। कयूम ने सुंदरी के गले में पहनी हुई सोने की जंजीर को करीबी शहर में ले जाके बेच दिया। जंजीर खालिस सोने की थी। उसे रकम तवक्को से ज्यादा मिली। कुछ दिनों की सोच विचार और सुंदरी से मशवरा करने के बाद उसने औने पौने दामों घोड़ा गाड़ी खरीद ली। घोड़ा मरियल और गाड़ी साल खुर्दा थी, ताहम रोजगार का जरिया साबित होने लगी। 20 करोड़ पे मुश्तमिल उस गांव का नाम जहां आबाद था। वो चंद मुख्तलिफ देहाती कस्बों के दरमियान वाक़ था। वहां सवारी का माकूल इंतजाम नहीं था, इसलिए टांगे का काम चलने लगा। वो सुबह मुँह अंधेरे टांगा लेके करीबी सड़क पे तरफ चला जाता और शाम को जब वापस आता तब उसकी जेब में 40-50 रुपए जरूर होते। ये वो वक्त था जब इतनी रकम दिन भर के खर्चे के लिए काफी ख्याल की जाती थी। एक शब कयूम की तबीयत नासाज हुई। सर में हल्का सा दर्द था। कुछ हरारत भी महसूस हो रही थी, इसलिए शाम होने के बाद उसने घोड़ा गाड़ी का रुख गांव की तरफ मोड़ा। घर का दरवाजा खिलाफे मामूल चौपट खुला हुआ था। उसने घोड़े को गाड़ी से लैदा किया, मकान के सामने लगे हुए घने दरख्त के साथ बांधा और घर के अंदर आया। सुंदरी वहाँ बिल्कुल न थी। घर खाली पड़ा था। उसने आगे पीछे हमसायों से जब उसके बारे में पूछा तो एक ने बताया कि वो टीवी देखने के लिए शेहू की हवेली की तरफ गई है। कयूम को गुस्सा आया। वो वापस घर के अंदर आया और उसका इंतजार करने लगा। उसकी वापसी 9 बजे के बाद हुई। चेहरे पे खुजलत भरे तासुरात थे और कुछ घबराई दिखाई दे रही थी। कयूम की वजह दरियाफ्त करने से पहले वो मर्दाना आवाज में बोली, तमाम दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए टीवी देखने शेहू की हवेली में चली गई। कयूम के चेहरे पे गुस्से के तासुरात उभरे और वो गुस्से से बोला, तेरी टीवी देखने की आदत तेरे साथ मुझे भी ले डूबेगी। ये याद रख, हम दोनों को पुलिस वाले गाँव तलाश कर रहे हैं। अगर शेहू के लड़कों में से किसी ने मुखबरी कर दी तो हमें खवालात की हवा खानी पड़ेगी। सुंदरी बोली, तो फिर तो मुझे टीवी खरीद कर तू ला के क्यों नहीं देता? मैं घर से बाहर निकलना तर्क कर दूंगी। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं। कपड़े लत्ते से मैं बेजार हूँ। इसकी सादगी को महसूस करके कयूम बेख्तियार मुस्कुराया, फिर नरम लहजे में बोला, कपड़े और जूतियाँ लाना मेरे एहतियार में है, लेकिन टीवी खरीद के लाना नामुमकिन है। अगर तू ज्यादा इसरार करेगी तो टांगा बेच के किस्तों पे ले आता हूँ, लेकिन फिर खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। सुंदरी खामोश हो गई, ताहम उसने शेहू की हवेली जाना तर्क नहीं किया। इतना जरूर हुआ कि वो कयूम के आने से पहले वापस आती। इसने ज्यादा जोर जबरदस्ती करना मुनासिब ख्याल न किया और खामोश होके बैठ गया। 1 महीने से कुछ ज्यादा का अरसा गुजरा। गाँव वाले सुंदरी को कयूम की बीवी ख्याल करने लगे। उन दोनों ने भी बात को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन कयूम को अब सुंदरी की आदत पड़ने लगी। इसलिए एक रात खाना खाने के बाद उसने सुंदरी को मुखातिब करते हुए कहा,
गांव वाले हमारे रिश्ते के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। तेरा टीला जोगिया जाना तो अब मुमकिन नहीं। अगर बुरा न माने तो हम दोनों को अब शादी करनी चाहिए। सुंदरी ने खड़बड़ा के कयूम की तरफ देखा, फिर बोला, तू कैसी बात करता है? मैं टीला जोगिया की जागीरदार की बीवी हूँ। उसके होते हुए तेरे साथ भला कैसे शादी कर सकती हूँ? फिर आज नहीं तो कल मुझे वापिस जाना है, तब हम दोनों झूठ का सहारा ले सकते हैं। कयूम कहकहा लगाते हुए बोला, वापसी के ख्याल को अपने दिल से बाहर निकाल दे। वो तुझे अब कबूल नहीं करेगा। तू हवेली से बाहर रात गुजार चुकी है, ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो तुझे देखते ही गोलियों से भून देगा। फिर तू हिंदू है और वो मुसलमान, तुम दोनों की शादी जायज नहीं। मेरी बात मान और मेरे साथ शादी कर ले। हम दोनों के हक में यही बेहतर होगा। सुंदरी के माथे पे सोच की लकीरें उभरी, ताहम उसने कोई जवाब न दिया और मुंह फेर के सोने के लिए लेट गई। रात गुजर गई। सुबह मुंह अंधेरे कयूम टांगा लेके मरके की तरफ चला गया और रात को जब थके हारे उसने मकान का रुख किया, तब एक दफा फिर उसने दरवाजे को चौपट खुला हुआ पाया। सुंदरी घर में नहीं थी। रात के 9:30 बजने वाले थे। वो अमूमन 9 बजे से कबल घर आ जाया करती थी। उसने बरामदे के किनारे पे बने हुए चूल्हे का रुख किया। खांडी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चूल्हे की राख सड़ पड़ी थी। उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल साबित न हुआ कि सुबह नाश्ता बनाने के बाद इसे दोबारा जलाया नहीं गया। कयूम ने दिल में पक्का इरादा किया कि आज रात वो सुंदरी से तफसीली बातचीत जरूर करेगा। वो खाना खाए बगैर चारपाई पे लेट गया। रात गुजर गई और सुंदरी वापस न आई। सुबह के करीब कयूम ने शेहू की हवेली का रुख किया। दरवाजे पे खड़े दरबान से इल्तिजा की कि वो शेख से मिलना चाहता है। दरबार ने उसे दुरकारने की बजाय अपने पीछे अंदर आने का इशारा किया। हवेली के फाटक के साथ मेहमान खाना बना हुआ था। दरबार ने उसे कुर्सी पे बैठने के लिए कहा। कमरे से बाहर निकला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शेहू का लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे सुंदरी थी। उन दोनों को देख के कयूम कुर्सी से उठ के खड़ा हुआ। शेहू के लड़के ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर उसके मुकाबले रखी हुई कुर्सी पे बैठ गया। उसकी उम्र 30 से 35 के दरमियान थी। आंखें छोटी छोटी जिनमें सफाकियत झलकती थी। बारीक मूंछों को ताव देके ऊपर किया गया। वो सफेद कुर्ता और पजामा पहने हुए था। सुंदरी के चेहरे पे तमानियत के तासुरात थे, जैसे शेहू की हवेली में अपने आप को महफूज कर रही हो। शेहू का लड़का बोला, मैं तेरा ही मुंतज़िर था। तू यकीनन सुंदरी को लेने के लिए आया है। इस बात को अब भूल जा कि ये तेरे साथ अब वापस आएगी, लेकिन मैं तेरे हक तलफी नहीं करना चाहता, इसलिए तुझे सुंदरी को यहाँ छोड़ने का मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। उसने जेब में से रकम की गड्डी बाहर निकाली, उसके हाथों पे रखा। रकम कयूम की तवक्को से बहुत ज्यादा थी। उसने उजलत के आलम में उन्हें जेब में रखा, फिर बोला, मुझे इसे यहाँ छोड़ जाने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन टीला जोगिया के जागीरदार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि उसकी बीवी को कुछ 1000 रुपए के एवज शेहू के लड़के ने खरीद के अपनी हवेली में कैद कर लिया। मैं और सुंदरी जिस मकान में रह रहे हैं वो सुंदरी के शोहर का है, इसलिए उसे पता लगाने में देर नहीं लगेगी कि वो जहांबाद में रिहाइश पजीर थी और अब शेहू की हवेली में कैद है। लड़के ने गिन के मजीद रकम उसके हाथों पे रखी, फिर सद लहजे में बोला, तुझे रकम देने का मकसद ये है कि तू जल्द अज जल्द घर छोड़ के कहीं दूर चला जा, ताकि सुंदरी के बारे में उसके शोहर को कुछ भी मालूम ना हो सके। अगर तूने इसे बताने की कोशिश की तो याद रखना तेरे हक में बेहतर ना होगा। कयूम ने रकम जेब में डाली और लड़के को मुतमिन करने के बाद सरशारी के आलम में घर चला आया। सामान समेटते हुए वो सोच रहा था, इसके चेहरे की तारीख काफी बढ़ चुकी है। अगर वो सर पे पगड़ी बांध के महंगी धोती और कुर्ता पहनने के बाद चक 35 का रुख करता तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वो शेहू को लड़के के मुकाबला करने के काबिल नहीं था, लेकिन चक जोगिया का जागीरदार उसे जरूर सबक दे सकता था। एक दफा सुंदरी टीला जोगिया वापस आती तो वो 3-4 हजार जैसी खती रकम खर्च करके टीला जोगिया के करीब दूसरा होटल खोल सकता था। उसे पूरा यकीन था कि सुंदरी खाना पीना तरह कर सकती है, लेकिन टीवी देखना छोड़ना उसके इख्तियार में नहीं था। सामान समेटने के बाद उसने दूसरे दिन टांगा फरोख्त किया और तमाम रकम को एहतियात के साथ महफूज करने के बाद ट्रेन पकड़ के चक 35 चलाया। उसके घर को ताला लगा था। वो दीवार फैलांग के अंदर आया। उसने अपना मुख्तसर सामान कमरे में रखा, फिर रात होने का इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे में उसने टीला जोगिया के जागीरदार की हवेली का रुख किया। दरवाजे पे खड़े हुए दरबार ने तफसीली निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया, फिर जागीरदार से मुलाकात करवाने से साफ इनकार किया। क्यूम ने उसे बताया कि मामला निहायत गंभीर है और वो जागीरदार को सुंदरी के बारे में कुछ बताना चाहता है। इस दफा दरबार के चेहरे पे नरमी के तासुरात पैदा हुए और वो वहीं उसे खड़ा रहने के लिए कहने के बाद हवेली के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद कयूम मेहमान खाने में बैठा जागीरदार का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 50 से 55 के दरमियान थी। चेहरा करहत और होंठ बेचे हुए थे, हाथों में हक्का पकड़े हुए था। उसने कुर्सी पे बैठने के बाद नखुहत भरी नजरों से कयूम की तरफ देखते हुए पूछा,
तू सुंदरी के बारे में क्या बताना चाहता है? जरा सोच के बात करना। इस बात को दिमाग में रखना कि हवेली की इज्जत पे खरफ आने से पहले मैं गोली चला देने को बेहतर करता हूँ। क्यूम ने मुंह में आए हुए थूक को खलक में मुंतकिल किया, फिर शुरू से आखिर तक तमाम वाकयात से उसे आगाह किया। वो खामोशी के साथ उसके बयान करदा वाकयात सुनता रहा और वक्तन फोक्तन हुक्के की नाल मुंह में डाल के उसे गिड़गिड़ाता रहा। क्यूम के खामोश हो जाने के बाद बोला, तो तेरे कहने के मुताबिक सुंदरी इस वक्त जहांआबाद के शेहू की हवेली में है। क्यूम ने इस बात में सर खिलाया। चौकीदार खामोश हुआ। क्यूम उसके जवाब का मुंसिफ था, लेकिन वो न जाने किन सोचों में गुम था। उसने हुक्के की नाल को भी सामने रखी हुई मेज पे रखा। उसका रवैया क्यूम की तवक्को के बरखिलाफ था। उसके ख्याल के मुताबिक उसे गुस्से में आग बगोला होना चाहिए था, लेकिन वो निहायत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए खामोश बैठा था। कुछ देर यूं ही गुजर गया, फिर वो खामोशी के साथ उठ के कमरे में बाहर चला गया। क्यूम सोचने लगा, अब शायद वो अपनी बंदूक और आदमी के साथ कमरे में दाखिल होगा, फिर जीप में बैठ के शेहू की हवेली की तरफ रवाना हो जाएगा। अगर जागीरदार उसे कुछ रकम हासिल हो जाए तो इसके बारे न्यारे हो सकते थे। गिरा कदर मालूमात का मुआवजा कम से कम 4000 तो होना ही चाहिए था। जागीरदार की वापसी 10 मिनट के बाद हुई। उसके साथ स्याह चादर में लिपटी हुई एक लड़की भी थी। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद लड़की को चादर हटाने के लिए कहा। लड़की ने हुक्म की तामील करते हुए चादर को चेहरे से हटा दिया। क्यूम की हवेली की छत और दीवारें हवा में उड़ती महसूस होने लगी। वो सुंदरी थी। उसकी जुबान खिंग होके रह गई, सांस सीने में अटकने लगा। जागीरदार बोला, ये मेरी सबसे छोटी और लाडली बीवी है। तूने जो इस पे भुगतान लगाया, इसमें चंद बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं तुझे कुछ भी कहे बगैर हवेली से बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूँ। बसूरत देकर अगर तेरा यहाँ से जिंदा वापस जाना मुमकिन नहीं था। पहली बात, इसे वाकई टीवी देखने का इंतहाई शौक है और हवेली में टीवी मौजूद नहीं। ये यकीनन टीवी देखने बाहर जाती रही। दूसरी बात, इसकी आवाज मर्दाना है। इसके मुतालिक मेरे और सुंदरी के अलावा हवेली के नौकरों को भी कुछ मालूम नहीं। तीसरी बात, मैंने इसे शादी के मौके पे सोने की अंगूठी और चैन मुंह दिखाई के तौर पे दी, वो अब इसके पास नहीं। चौथी और आखिरी बात, जहांआबाद के खुफिया अड्डे के बारे में मेरे और चंद महसूस नौकरों के अलावा और कोई नहीं जानता। अगर तू सुंदरी के साथ रह चुका है तो तेरे बयान करदा वाकयात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। मैं इसके बारे में तहकीकात करवाऊंगा। रही पुलिस की बात तो तू बेफिक्र हो जा, वो अब तुझे तंग नहीं करेगी। लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू मामले की तफसील से किसी को आगाह नहीं करेगा। क्यूम ने कसम खा के उसे इत्मीनान दिलाया कि बात उन दिनों के दरमियान में रहेगी। जागीरदार ने जेब में हाथ डाल के कुछ रकम बाहर निकाली और उसे देने के बाद हवेली से बाहर जाने की इजाजत दे दी। क्यूम उठ के बाहर आया। उसके लिए इतना ही काफी था कि पुलिस से उसकी जान छूट गई। उसने जागीरदार से हासिल करदा रकम को भी शलवार के नेफे में मुंतकिल किया और मुतमिन कदमों के साथ चलता हुआ चक 35 चलाया। जोगी होटल दोबारा खुला। इस दफा उसने होटल रेलवे की जमीन से हटके बनाया। यहाँ उर्दू के बैठने के लिए अलहदा इंतजाम था। प्रोजेक्टर की खरीदारी उसने वक्ती तौर पे मुलतवी कर दी थी। उसे खरीदने के लिए करीबी शहर जाना जरूरी था और वो पुलिस वालों के खौफ से वहाँ जाना नहीं चाहता था। बहरहाल कुछ ही दिनों में काम अच्छा चलने लगा। हरचंद के औरतों की तादाद अब भी मर्दों की निस्बत कम थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इजाफा होने लगा। उसने चाय के अलावा और भी चीजें रखना शुरू कर दी। काम संभालने के लिए उसे 2 नौकरों का इंतजाम करना पड़ा, जिन्हें वो हफ्तावार उजरत देता था। उन्हीं दिनों टीला जोगिया से कमसिन लड़की ने जोगी होटल का रुख करना शुरू किया। हरचंद के इसमें कोई काबिल जिक्र बात न थी, लेकिन अचानक क्यूम को इसकी हरकत मशकूक दिखाई दी। औरतों की अक्सरियत इस बात की हवावा थी कि उन्हें अगली सीट पे बैठने का मौका मिले, ताकि ड्रामा किसी रुकावट के बगैर इत्मीनान और सुकून के साथ देख सकें। लेकिन निकाबपोश लड़की हमेशा पिछली सीट का इंतखाब करती। इसके बावजूद कि औरतों वाले हिस्से को अंधेरे में डूबा रखा जाता ताकि बेपर्दगी ना हो। वो शदीद गर्मी के बावजूद अपने चेहरे को स्याह चादर में पोशीदा रखती। ताहम उसकी मेहरूती उंगली में पहनी अंगूठी ने उसे सब कुछ सोचने पे मजबूर किया और वो बेख्तियार खिंचता हुआ पिछले बेंचों की तरफ चला आया और लड़की से मुखातिब होते हुए बोला, तू शेहू की हवेली से वापस कैसे आई? लड़की मर्दाना आवाज में सरगोशी करते हुए बोली, तुझे इससे सरोकार नहीं, 2000 की रकम तेरे लिए काफी है। अगर मामले के मुताबिक ज्यादा खरीदने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तेरे होटल को दोबारा बंद करवा सकती हूँ। क्यूम ने पूछा, जागीरदार की हवेली में तेरी हमशक्ल लड़की कौन थी जिसे जागीरदार अपनी बीवी समझ रहा था? सुंदरी ने बेख्तियार हंसते हुए उसे बताया, वो मेरी हमसाद है। मेरी गैर मौजूदगी में हवेली के मामलात को बखूबी संभालती है। इस वक्त भी वो जागीरदार के साथ हवेली में है और हर रात 8 से 9 बजे के दरमियान हवेली में होगी, ताकि मैं टीवी देखने तेरे होटल आ सकूं। क्यूम खामोशी के साथ उबलती हुई चाय की देगची की तरफ आया। इससे ज्यादा उसे जानने की जरूरत नहीं थी।